SRA स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963. गॉट इट? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963. ठीक है, यस. चलो, बहुत छोटा सा लॉ है, बट इतना टफ नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट बहुत है. एमपी को लेके अगर मैं बोलूँ तो एमपी में अराउंड 6 क्वेश्चन आप मान के चलो कि यहाँ से मिलने हैं आपको. ठीक है ना? अराउंड 6, 5 to 6, 5 या 6 जो भी है, तो वो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको. इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को हम 2 तरीके से पढ़ेंगे. एक दैट इज बेयर एक्ट बेस्ड, और दैट इज सेकंड दैट इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. राइट. अब जल्दी से आ जाओ बेयर एक्ट बेस पे. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो आप पढ़ रहे हो, साथ ही साथ आपका आ गया है 2000 का अमेंडमेंट. राइट. अभी जो आपका अमेंडमेंट आया है इस लॉ में, इसने आपका बहुत सारी चेंजेस किए हैं. अब हम इसको पढ़ेंगे कि जो एमपी में क्वेश्चंस आते हैं. पहली बात कि एमपी का वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, क्योंकि ये आपसे अभी प्रीलिम में नहीं पूछ रहे, ये आपसे मेंस में भी अच्छे से पूछेंगे. और देखिए कैसे पूछेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपसे एक पेपर में, दैट इज लॉ पेपर में पूछेंगे, वो तो ठीक है. साथ ही साथ ये अपना जजमेंट जो कराएंगे, इसमें भी ये SRA ज़रूर पूछते हैं. जो इनका सिविल वाला सिविल वाला जो जजमेंट होता है, इस सिविल वाले जजमेंट में इनका SRA में बहुत ज़्यादा विटेज होता है. लेकिन खैर ये तो बात मेंस की है. प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट पे अगर आप देखोगे तो प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस को करोगे, क्विकली मेरे साथ आप करोगे. मैं फटाफट आपसे क्वेश्चंस करूंगी, आप मुझे बताओगे. पूरा स्पेसिफिक रिलीफ पहले बेयर एक्ट बेस. सबसे पहली बात 9th लॉ कमीशन से आ रहा है, इज इट? अगर आपसे पूछा जाए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट किस लॉ कमीशन से आ रहा है, आंसर इज 9th लॉ कमीशन. दूसरी चीज जो है, ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, है ना? टोटल पार्ट्स. सेकेंड, टोटल सेक्शंस, टोटल चैप्टर्स पहले कर लेते हैं. टोटल चैप्टर्स. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल सेक्शंस, है ना? ये चीज़. दूसरी भी चीज़ जो है वो देखेंगे हम, इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट. देन फिर हम क्वेश्चन देखेंगे कि इसका नेचर क्या है, इसका एक्सटेंट कहाँ तक है, और क्या ये किसी और को बचाता है, क्या सेविंग्स है, या फिर ये और लॉज के साथ पढ़ सकते हो आप. दूसरी बात, इस SRA के साथ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के साथ और कौन कौन से लॉज हैं जो इन्वॉल्व होते हैं. ओके. सबसे पहली बात, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट. यस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तो बिना इसके तो काम ही नहीं चलने वाला. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872. नेक्स्ट दैट इज CPC 1908. यस. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. ये तो आपके इम्पॉर्टेंट हो गए, दैट इज लॉज. इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, ये सारे आपके लॉज हैं जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के साथ पढ़ने होते हैं. बात समझ में आ रही है? अनमोल, भूमिका, कृति, मोहिनी, ऋषिका, ऑल ऑफ यू रिस्पॉन्ड. सारे लोग मुझे करोगे. एक तो वैसे ही मैं लेट हूँ, अगर आप लोग एक्टिवली बोलोगे नहीं, मज़ा नहीं आएगा क्लास में, है ना? श्योर. चलो, सबसे पहली बात, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट टोटल, आप पहली बात तो ये 1963 में इनेक्टमेंट हो रहा है. इन्फोर्समेंट आप अलग से पढ़ोगे. टोटल पार्ट्स कितने हैं इसके? टोटल पार्ट्स हैं 3 चैप्टर्स हैं 8 सेक्शंस हैं 42. डेट ऑफ इन्फोर्समेंट आप लोग बताओगे मुझे, मैं बेरक नहीं देख रही. आई थिंक 1 जनवरी 1964 या फिर अप्रैल या मार्च. ठीक है, गुड. 1 मार्च 1964 इज इट. अब ये भी हो गया. अब इसके नेचर पे आ जाओ. ये पहली बात प्रोसीजरल लॉ है. यस, ये प्रोसीजरल लॉ है क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोसीजर बताया गया है. अब आप सोचो, प्रोसीजर लॉ सब्सटैंटिव लॉ में डिफरेंस होता है. सब्सटैंटिव लॉ जो होता है वो आपके सब्सटैंशियल राइट एंड ड्यूटीज के बारे में बात करता है. वो कहता है कि ये आपका राइट है और ये आपकी ड्यूटीज है. और उसमें अगर कोई क्रिमिनल लॉ है तो उसमें पैनल प्रोविज़न भी होंगे. अगर वो सिविल लॉ है तो सिविल लॉ में कुछ पेनल्टीज के प्रोविज़न होंगे.
ये जो लॉ है ये प्रोसीजरल है, बट यहाँ पर एक बात मैं आपको जोड़ दूँ, एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, दैट इज कट्टा सुजाता रेड्डी वर्सेस सीशम रेड्डी। ओके, कट्टा सुजाता रेड्डी वर्सेस सीशम रेड्डी, AIR 2022। इसको बिल्कुल पढ़ के जाना। इस जजमेंट में क्या बोला गया? इस जजमेंट में बोला, हाँ ये बात करेक्ट है कि SRA आपका प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन सेक्शन 10 ऑफ SRA, अभी पढ़ेंगे हम इसको बहुत अच्छे से, ये जो है ये सब्सटेंशियल है, सब्सटेंटिव राइट की बात करता है। करेक्ट? एक बात। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। अगर मैं कह रही हूँ कि ये लॉ प्रोसीजरल है, तो इसका मतलब ये रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो सकता है कि नहीं? जल्दी से सभी लोग बताओगे यस या नो, सारे लोग। क्या प्रोसीजरल लॉ रिट्रोस्पेक्टिवली, यानी जब लॉ बना रहे हो उससे पहले की चीज़ों में अप्लाई हो सकता है कि नहीं? भूमिका सेज यस, कृति ओके यस, बाकी मोहिनी, ऋषिका, क्विकली रिस्पॉन्ड करो बच्चों सारे लोग। ऋषिका सेज यस, कौन बच गया? जल्दी से बोलो जो बचा है। मोहिनी, मोहिनी ओके, डोंट नो मैम, चलो डोंट नो मतलब रिस्पॉन्ड तो किया ना। देखो प्रोसीजरल लॉ जब भी होता है, ये सारे बच्चे करेक्ट बोल रहे हैं, प्रोसीजरल लॉ हमेशा रिट्रोस्पेक्टिवली भी अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपके सब्सटेंशियल राइट पर इफेक्ट नहीं डालता। प्रोसीजरल लॉ सिर्फ एक मीन्स है जिसके थ्रू, एक रास्ता है जिसके थ्रू आप इंड तक पहुंचते हो। इंड क्या है आपका? आपका ऑब्जेक्ट, सब्सटेंटिव लॉ तक पहुंचना। आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज तक पहुंचने के लिए जो रास्ता होता है, जो पाथ होता है, जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसीजरल लॉ होता है। तो प्रोसीजरल लॉ आपकी किसी राइट को इफेक्ट नहीं करता। हाँ, आप राइट तक कैसे पहुंच रहे हो इसका तरीका बता रहा है। ऐसा प्रोसीजर रिट्रोस्पेक्टिवली भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है ऑल ऑफ यू। लेकिन सेक्शन 10 ऑफ SRA सब्सटेंटिव राइट की बात करता है, इसीलिए ये रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होता। इज इट करेक्ट? बात समझ में आ गई सबको? कोई डाउट? कुछ भी नहीं? एकदम समझ में आ रहा है? श्योर? बस ये आपका एस्पेक्ट था जो हमने आपसे डिस्कस कर रहे थे, कुल मिला के आपका ये। नाउ अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, ये सारी बातें, कि 9th लॉ कमीशन 1963, आपकी हेल्प से हमने देखा 1 मार्च 1964 डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, टोटल पार्ट्स 3, चैप्टर 8, सेक्शन 42 प्रोसीजरल लॉ, बट कट्टा सुजाता रेड्डी से सेक्शन 10 सब्सटेंटिव। बाकी अदर लॉज CPC, TPA, रजिस्ट्रेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। बेयर एक्ट आप लोग चेक करोगे, मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स बता रही हूँ, समझा रही हूँ। कोई भी फैक्ट जो आपको डाउट लगे आप बेयर एक्ट से मुझे नोट कराओगे। दूसरी बात, यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या ये जम्मू कश्मीर पर अप्लाई होता है? यस। तो जब ये बात पूछेंगे तो आपसे ये डेट पूछ सकते हैं, एंड दैट डेट इज 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, तो ये भी हो गया करेक्ट, 31 अक्टूबर 2019। ये बात भी वेरी गुड, ये बात भी क्लियर। नाउ द क्वेश्चन कम, अगर सपोज करो मैंने कहा कि जो SRA है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पूरे देश में अप्लाई होता है, क्वेश्चन ये आता है कि इसका इंटरप्रिटेशन डेफिनेशन के लिए आप कहाँ जाओगे? किस सेक्शन में जाओगे आप लोग? इंटरप्रिटेशन में सेक्शन 10 में जाओगे, सॉरी सेक्शन 2 में जाओगे। और सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ए ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है, इसका मतलब जब कभी भी आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कोई रेमेडी मांगोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि डिफेंडेंट की कोई ऑब्लिगेशन थी, ड्यूटी थी जो उसने ब्रीच की है, और जैसे ही उसने ब्रीच ड्यूटी की हमें राइट मिल गया, राइट टू मूव फॉर कोर्ट। तो यहाँ पर ऑब्लिगेशन क्या होती है? दैट इज प्रोवाइडेड अंडर 2 क्लॉज A। ठीक है, हाँ। तो अब देखो ऑब्लिगेशन में क्या चीज़ आएगी, जल्दी से बताओ। ऑल द ड्यूटीज विच आर इन्फोर्सेबल बाई लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया, आपने अच्छा बताया कीर्ति, OSTTA। दूसरी बात, फिर अब आ जाओ यहाँ पर दूसरी चीज़, सेकेंड चीज़ और इम्पोर्टेंट क्या है? दैट इज 2C, 2D और 2E। मैंने भी छोड़ दिया। 2C में क्या है आपका? ट्रस्टी या फिर ट्रस्ट? बताओ। 2C
इसके बाद फिर जल्दी से फटाफट डेफिनेशन पे आ जाओ। 2C, 2C में क्या है एक बार मैं भी देख लेती हूँ क्या दिया है 2C में। ठीक है 2C, अच्छा B फॉर सेटलमेंट एंड C फॉर ट्रस्ट। पहले ट्रस्ट, ठीक, वेरी गुड। C में ट्रस्ट और फिर D में ट्रस्टी। एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये ट्रस्ट की जरा डेफिनेशन देखना ध्यान से, इसमें क्या बात कही गई है। क्या SRA में जो ट्रस्ट की डेफिनेशन है वो वही है जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में दी गई है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 का सेक्शन 3? आंसर इज यस, लेकिन यहाँ पर जो ट्रस्ट की डेफिनेशन है वो वाइडर देन सेक्शन 3 ऑफ ट्रस्ट एक्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रस्ट में कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट भी इन्वॉल्व है यहाँ पर SRA में। इसका क्या मतलब समझे? इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा आपका ट्रांजैक्शन जिसका कि नेचर जो है वो ट्रस्ट जैसा है, भले ही हो सकता है वो एग्जैक्टली ट्रस्ट के सारे टर्म्स एंड कंडीशन में ना हो, उस ट्रस्ट को भी आप SRA में ट्रस्ट मानोगे। जैसे आपका मोबाइल आप अपने दोस्त के पास, फ्रेंड के पास कुछ टाइम के लिए रखते हो कि आप इसको रख लो एंड आफ्टर दैट आई विल टेक इट बैक। यहाँ पर वो जो आपका फ्रेंड है वो ट्रस्टी है इम्प्लाइड फॉर्म में। दूसरी चीज़ आपको याद है, आप क्या पढ़ते हो कि सपोज करो आप सोचते हो कि ये जो बी है इसके पास में अपनी चीज़ रखना है, लेकिन आपको मिस्टेक है, आपको कन्फ्यूज़न है, आपको नॉलेज नहीं है, आपने बी की जगह पर वो चीज़ सी के पास रख दी, तो सी के साथ आपका जो रिश्ता है वो कैसा हो गया? कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट का। क्योंकि जितने टाइम तक उस सी के पास आपकी चीज़ है वो उसको खर्च नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस चीज़ को प्रोटेक्ट करे। एनीवेज, तो ट्रस्ट की डेफिनेशन थोड़ी वाइडर है ये याद। डी में आपको पता है ट्रस्टी, ट्रस्टी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि आगे आपको कई सारे सेक्शंस मिलेंगे, जैसे सेक्शन 11 मिलेगा, सेक्शन 8 मिलेगा, बल्कि उल्टा पढ़ रही हूँ मैं, सेक्शन 7, 8 और 11 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो इन पर भी आपको ट्रस्ट मिलेगा, ये सारी चीज़ें। इंटरप्रिटेशन ठीक, फाइन। अब जल्दी से आप आ जाओ, दैट इज ई। ये जो क्लॉज है ये आपको क्या बता रहा है? ये कह रहा है ऐसा कोई भी वर्ड्स जो SRA तो पतला सा बेयर एक्ट है, वो सारे वर्ड्स जो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे उसके लिए आप कहाँ जाओगे? प्रीलिम का क्वेश्चन गलत मत करना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। इज इट? ठीक है, फाइन। अब जरा आप आ जाओ सेक्शन 3 पे, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 3 में क्या है? सेक्शन 3 आपको कह रहा है कि जहाँ जो कुछ प्रोवाइड किया गया है यहाँ, इसका मतलब यानी कि ये क्या, ये क्वेश्चन ये आता है, क्या ये एग्जॉस्टिव है? क्या ये एग्जॉस्टिव है? क्या ये हर तरह के राइट्स को कवर करता है? हर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन को कवर करता है? द आंसर इज नो। सेक्शन 3 क्या कह रहा है? सेक्शन 3 कहता है कि SRA में दी गई रेमेडी के अलावा कहीं पर भी किसी भी लॉ में अगर आपको कोई राइट मिला है, अगर आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, तो इसका मतलब आप उस पर इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं डालोगे, साथ साथ चलने दो। सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको सेक्शन 70 में आपको या 73 या 74 में आपको कंपनसेशन मिला हुआ है, तो अगर वहाँ पर आपके पास कोई राइट है और यहाँ पर भी आपका राइट है, तो यहाँ अगर आपका जो राइट है वो इस राइट को डिप्राइव नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, आप इसका नाम देखो जरा, जब आप इसके आगे जाओगे तो इसका नाम क्या है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ, स्पेसिफिक का मतलब वही पर्टिकुलर चीज़ जो आपने प्रॉमिस की थी, जिससे जो कहा गया था आपको मिलेगी, और रिलीफ का मतलब दैट इज रेमेडी। और रेमेडी कहाँ से? जो आपको सिविल कोर्ट से मिलती है। कैसे मिलती है? एडजुडिकेशन होने के बाद, ठीक है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। और ये आपके पास कैसे आएगी? जब आप सिविल सूट फाइल करोगे। तो जब आप सिविल सूट फाइल करोगे तो उसमें एडजुडिकेशन होगा और उस पर जो रेमेडी मिलेगी दैट इज कॉल्ड रिलीफ। पॉइंट समझ में आ गया? भूमिका, कीर्ति, ऋषिका, मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ आई नो, बट मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सारा चीज़ें कवर हो जाए जो हम टारगेट कर रहे थे। ऑलरेडी मैं 15-20 मिनट आपको
हाँ, वेरी गुड। ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में रिलीफ का मतलब होता है जो रेमेडी आपको सिविल सूट फाइल करने पर कोर्ट एडजुडिकेट करके ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट देता है। ठीक है, ये बात। अब आ जाओ स्पेसिफिक रिलीफ की जब हम बात करते हैं तो ये जो आपके रिलीफ हैं ये दो तरीके के पढ़िएगा आप। कितने तरीके के? दो तरीके के। एक होते हैं रिलीफ जो कि आपके पॉजिटिव होते हैं, दूसरे रिलीफ जो आपके नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव का रिलीफ जो आपको मिलेगा, पॉजिटिव रिलीफ जो आपको मिलता है वो होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या होता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको आप नॉर्मल बोलेंगे तो इसको बोलेंगे स्पेसिफिक रिलीफ। कौन से रिलीफ बोलते हैं? स्पेसिफिक रिलीफ। यानी कि जो आपके बैरेक्ट में जो टाइटल का नाम दिया गया है ना, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वो रिलीफ की एक कैटेगरी है स्पेसिफिक रिलीफ। और स्पेसिफिक रिलीफ में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी आता है और कई सारी आप रेमेडीज पढ़ोगे। जो दूसरे काइंड की रेमेडी है दैट इज नेगेटिव रिलीफ, और नेगेटिव रिलीफ को कहते हो प्रिवेंटिव रिलीफ। ठीक है, नेगेटिव रिलीफ का मतलब प्रिवेंटिव रिलीफ। अब बात समझ में आ गई आपकी? अगर आपसे कोई पूछेगा, एग्जाम में आएगा क्वेश्चंस कि दो तरीके के रिलीफ्स अगर पूछा जाए तो आप बताना, एक होता है स्पेसिफिक रिलीफ और दूसरा होता है प्रिवेंटिव रिलीफ। अगर आपसे पूछे स्पेसिफिक रिलीफ किस पार्ट में है, तो देखिए मैंने बोला जो पूरा SRA है ना वो 3 पार्ट्स में है, 1 2 3। फर्स्ट पार्ट जो आपका प्रिलिमिनरी है, प्रिलिमिनरी में आपने क्या पढ़ा? नेम, एक्सटेंशन, एनफोर्समेंट। सेकेंड पार्ट जो आपका है वो है स्पेसिफिक रिलीफ। ठीक है, और दूसरा पार्ट आपका क्या है, यानी तीसरा, थर्ड, दैट इज प्रिवेंटिव रिलीफ। प्रिवेंटिव रिलीफ। तो ये 3 पार्ट हैं आपके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर पार्ट पूछेगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर पार्ट पूछे और अगर चैप्टर पूछे तो आंसर फिर ये नहीं होगा। देखिए मैंने आपको बताया कि पार्ट इतने होते हैं। अब जरा हम पूरे सारे को ना रिलीफ की कैटेगरी में लेके आओ। मैंने कहा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको रिलीफ की बात करता है। आप जरा उसका पर्पस देखो। जब आप इस SRA के बैरक में जाओगे ना, जब पर्पस देखो तो पर्पस में लिखा है ये कंसोलिडेट करता है। यही लिखा है ना, भूमिका कंसोलिडेट करता है क्या? सर्टेन काइंड ऑफ रिलीफ, सर्टेन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। ये वर्ड बिल्कुल अपने माइंड में डाल लो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये सर्टेन वर्ड जो है आपके इसका प्रियम्बल का ये बता रहा है कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है। इसका मतलब स्पेसिफिक रिलीफ या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसी और लॉ में अगर अलाउ है तो मिलेंगे तो मिल सकते हैं। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ सर्टेन, क्या लिखा है? डिफाइन एंड अमेंड। डिफाइन एंड अमेंड। मोहिनी एक सेकेंड, मैं बैरक पे आती हूँ ज़रा। हाँ, डिफाइन एंड अमेंड, ठीक है। तो डिफाइन एंड अमेंड वर्ड है तो कंसोलिडेट की जगह डिफाइन कर लेते हैं। अच्छी बात है, बट आपने बता दिया मुझे डिफाइन। तो सर्टेन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ की बात कर रहा है ना। तो इसका मतलब और भी कोई रिलीफ हो सकते हैं, वो रिलीफ जो किसी और लॉज में दिए गए हैं। हाँ ओके फाइन मोहिनी, आई गॉट इट। मैं पढ़ा के आई हूँ अभी जो लॉ, उसका वर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया, इट हैपेंस एंड पार्डन फॉर दैट। आपने अच्छा कि इम्प्रूव करा दिया, राइट। तो सर्टेन काइंड ऑफ, हमारा जो मेन मुद्दा था वो ये है कि ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सर्टेन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ की बात कर रहा है। ओके तो सर्टेन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ, सर्टेन मतलब नॉट एग्जॉस्टिव। एनीवेज चलो अब नेक्स्ट पॉइंट। हाँ आई एम नॉट वरीड, थैंक यू। ओके रिलीफ में आ जाओ। सो नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी काइंड ऑफ रिलीफ? देयर आर 7 काइंड्स ऑफ रिलीफ। ठीक है, 7 काइंड्स ऑफ रिलीफ। अब जरा 7 काइंड्स ऑफ रिलीफ को पढ़ लेते हैं। 7 काइंड ऑफ रिलीफ। नंबर फर्स्ट दैट इज रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी। रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी। आप लोग बैरक लियो, इसलिए प्लीज चेक करते रहना, कोई भी करेक्शन अगर हो मुझे तुरंत बताइएगा। रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर लो। पहली बात तो आपके पास कितनी रेमेडीज हैं ऑनलाइन स्टूडेंट?
7, ठीक है ना। तो 7 काइंड्स की रेमेडीज के लिए आपके लिए एक ये बड़ी अच्छी बात है कि पूरा SRA जो है ना वो चैप्टर वही उसी अकॉर्डिंग लिखा है, यानी चैप्टर 1 दैट इज रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसके बाद इसको हम 2 कैटेगरी मिलेंगे, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे याद कर लो, बिल्कुल माइंड में रखो, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो सेक्शन दैट इज 5 एंड सेक्शन 6। अब दोनों में डिफरेंस देखो, जब हम बात करेंगे दोनों में डिफरेंस की तो ये जो सेक्शन है ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल है ना, और ये जो सेक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ पोजेशन। ये 2 चीज़ें इसमें आ गई है ना, 2 चीज़ें। अब आप आ जाओ इसमें, मैंने बोला कि 2 तरीके की आप हो गया रिकवरी ऑफ, दैट इज रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी करना है तो कहाँ जाओगे, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में। अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी चाहिए, अपनी वापस चाहिए, आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, आप कहाँ जाओगे, सेक्शन 7 सेक्शन 8। अब आप डिफरेंस बताओ सेक्शन 7 और 8 में। सेक्शन 7 और 8 में डिफरेंस ये है कि सेक्शन 7 बताता है कि हु कैन फाइल सूट, किसके पास राइट है अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी लेने का, और सेक्शन 8 में बेसिकली आपको सरकमस्टांसेस बताए गए हैं कि कब कोर्ट किसी को कंपेल कर सकता है, किसको कोर्ट कंपेल करेगा। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट अनमोल, भूमिका, कृति, मोहिनी, ऋषिका, बात समझ में आ गई है। तो ये आपका जो है, आपका जो प्रोविज़न ये आपको ये बता रहा है कि किसको सूट फाइल करने का राइट दिया और कौन से सरकमस्टांसेस हैं जिसमें कोर्ट कंपेल करेगा किसी को, ये आपको सेक्शन 8 में दिया गया है। ये चैप्टर नंबर कौन आ गया अब, ये है चैप्टर नंबर 1। ठीक है, अब जरा सा आप फटाफट दूसरी रेमेडी पे आ जाओ। पहली रेमेडी हमने पढ़ ली। द सेकेंड रेमेडी इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या करा रहे हो आप, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो। इसका मतलब रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी में जो सारे टोटल सेक्शंस थे वो कितने थे, सेक्शन 5 to 8। एक चीज़ यहीं पर ऐड ऑन कर लेते हो, ज़्यादा डीप में क्या ही जाना, कि यहाँ पर एक बात दी गई है कि CPC के प्रोविज़न अप्लाई होंगे। ठीक है, डीप में हम पढ़ेंगे, नॉट टू वरी। दूसरा पार्ट है, दूसरा चैप्टर है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी ये जो चैप्टर है दैट चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जजमेंट राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। अगर 2 लोगों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आप कोर्ट से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिफेंडेंट के अगेंस्ट मांगोगे कि सपोज A और B के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। A कह रहा है कि मैं तुम्हें अपनी एक्स प्रॉपर्टी दूंगा, B प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपीस दूंगा। ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं बताओ, दोनों अपनी अपनी प्रॉमिस कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर A इज रेडी टू डिलीवर हिज प्रॉपर्टी टू B, लेकिन ये जो B है ना ये फेल कर जाता या ये रिफ्यूज़ कर देता कि मैं नहीं दूंगा 1 लाख रुपीस। तो इसका मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए रेडी है, दूसरा उसको परफॉर्म नहीं कर रहा। तो जब ये परफॉर्म नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन कर रहा है, और जब ये B ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन करेगा तो A इसके अगेंस्ट एक सूट फाइल करेगा। और ये सूट किस लिए फाइल करेगा, अगर आप कह रहे हो कि बस मुझे पैसा दे दो, मेरा बहुत नुकसान हुआ, मैंने इससे प्रॉमिस किया था, तब मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख रुपए थी, अब इसने मना कर दिया लेने से, अब मैं प्रॉपर्टी मार्केट में बेचने जा रहा हूँ तो मुझे सिर्फ 70,000 मिल रहे हैं, मेरा नुकसान हो गया। यहाँ पर नुकसान कितना हुआ, 30,000 का। इस 30,000 की अमाउंट आप B से लेना चाहते हो तो सूट फाइल कर रहे हो। तो मुझे बताओ कि क्या ये सूट SRA में आएगा, नो, क्योंकि आप मांग रहे हो सिर्फ सिंपली कॉम्पनसेशन। जब कॉम्पनसेशन मांगोगे तो वहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 73 सेक्शन 74 जो कॉम्पनसेशन की बात करता है ये अप्लाई होगा, है ना।
बात समझ में आ रही है सबको? मैंने आपको सिचुएशन बता दी कि ये कंडीशन है, इस कंडीशन में ए रेमेडी मांग तो रहा है, बट मांग रहा है वो पैसे मांग रहा है, पैसे मांग रहा है तो सिंपल कॉम्पनसेशन कॉन्ट्रैक्ट में ले लो। लेकिन अब थोड़ा सोचो, डिफरेंट सोचो। यहाँ पर ए कह रहा है मुझे नहीं चाहिए 30,000 जो मेरा लॉस हुआ है, मैं कह रहा हूँ 1 रुपया मत दो। लेकिन ये जो बी है इसको क्या करो, बी को आप क्या कराना चाहते हो, बी को कंपेल करो, कंपेल कि वो अपनी कंपेल टू फुलफिल हिज प्रॉमिस क्या की है इसने? अनमोल, ऑल ऑफ यू फटाफट बताओ कौन सी प्रॉमिस है बी ने जो की थी, और वो परफॉर्म जो आप कराना चाह रहे हो, जल्दी से बताओ कौन सी प्रॉमिस है? हाँ टेक्स्ट करो बच्चों जल्दी फटाफट। ऋषिका, बी ने कौन सी परफॉर्मेंस, बी को कौन सा प्रॉमिस फुलफिल करना है? एक आंसर आ रहा है मोहिनी का, बाकी ओके। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क इशू था। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कृति, ए बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दे दूंगा, और बी कहता है कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम मुझे दोगे, मैं उसके बदले तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगा। ए रेडी है अपनी प्रॉपर्टी देने को, बी मना कर रहा है, बी 1 लाख रुपए नहीं दे रहा। इस सिचुएशन में एक सूट फाइल कर रहा है। अगर ये सिंपली कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, मुझे 30,000 का नुकसान हो रहा है क्योंकि अब प्रॉपर्टी मुझे 70,000 की बेचनी पड़ रही है, वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कंपनसेशन ले लेगा। राइट, एवरीबडी एग्री विद मी? से यस और नो। इफ डोंट एग्री देन से कंप्लीटली नो। ओके, नो थ्रेट, नथिंग एल्स, क्लियरली बताइए। लेकिन यहाँ ना ये कह रहा है मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे तो दूसरी रेमेडी चाहिए, और वो दूसरी रेमेडी जो अभी बिल्कुल भूमिका ने करेक्ट बोला, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना है। अनमोल में भी करेक्ट बोला, मोहिनी ने भी करेक्ट बोला कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी चाहिए। इसका मतलब इस बी को कंपेल करो कि अपनी प्रॉमिस फुलफिल करे जो इस कॉन्ट्रैक्ट में इसने की थी, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट में दी गई टर्म को परफॉर्म करो। That performance is known as specific performance of contract, which is provided under कौन सा चैप्टर? चैप्टर 2 of SRA। नाउ एक दूसरी चीज आती है, वो ये कि ये जो चैप्टर 2 में दिया गया है, इसमें आप बात कर रहे हो किसकी? कॉन्ट्रैक्ट की। जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा आपको ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी नहीं मिलेगी। क्या बोल रहे हो अनमोल? प्रॉपर्टी परचेज करे, बिल्कुल सही बात है, प्रॉपर्टी परचेज करे वही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। इस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ से शुरुआत करो। यहाँ पर जो सेक्शंस हैं, टोटल सेक्शंस कितने हैं? फ्रॉम सेक्शन 9 टू सेक्शन 25। इसका मतलब प्लेंटिफ अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी चाहता है तो इसको कहाँ आना पड़ेगा? चैप्टर 2 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन जरा स्क्रीन पे ध्यान से देखो, मैंने बोला स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ये रेमेडी मिलेगी, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो रेमेडी नहीं मिलेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसका डिफेंस सेक्शन 9 में डिफेंडेंट को दिया गया है। राइट, इसका मतलब इस चैप्टर में बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ तो ये है कि जनरली रेमेडी प्लेंटिफ को मिलती है, तो प्लेंटिफ के बारे में बताओ। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले कह दिया कि देखो तुमको देंगे हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी, बट सबसे पहले हम लॉ बता देते हैं कि डिफेंडेंट के पास जो रेमेडी है, राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ, और वो कैसे आएगी? वो कोर्ट में कहेगा कि सर ये बोल रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दो, और मैं कह रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। और कैसे प्रूफ कर सकते हो बताओ? किसी को याद आ रहा है कैसे कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? जरा ध्यान से याद करो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 10 याद है? सेक्शन 10 रीड विद सेक्शन 2 क्लॉज H। ऐसे वो सारे एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और कैसे बनाओगे कॉन्ट्रैक्ट? जब कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है व्हेन द पार्टीज आर मेजर, साउंड माइंड, consent is free, the contract is not otherwise disqualified। यही है ना? करेक्ट बोल रही हूं मैं? सब लोग अप्रूव करो मेरी बात को।
अगर ये सिचुएशन है तो यहाँ पर सबसे पहले डिफेंडेंट को डिफेंस दे दिया कि अगर एसआरएम, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एमपी का फेवरेट क्वेश्चन है, मैं बता दूं इतना फेवरेट है कि एक बार इन लोगों ने मेंस में पूछ दिया कि डिफेंस अवेलेबल टू द डिफेंडेंट, बताओ कौन कौन सी डिफेंस अवेलेबल है। और ना पढ़ने वालों को, मीन्स हल्का फुल्का पढ़ने वालों के दिमाग में ये चीज़ घूम गई कि मेंस में इसका आंसर हम कैसे लिखें, कि व्हाट काइंड ऑफ डिफेंस आर अवेलेबल। सेक्शन 9 को ध्यान से देखा नहीं, अगर ध्यान से देखा होता तो सेक्शन 9 देखने में ज़रूर 1-2 लाइन का है, बट आपको वो सारे एलिमेंट देता है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिस्टेंस होने के लिए इसेंशियल्स हैं। राइट, होपफुली अंडरस्टैंड। अच्छा, 2 बार किया है ये क्वेश्चंस, अब इससे समझ लो आप कि ये इसका मतलब आपने ब्रॉडन पढ़ा होगा। दैट इज व्हाट, एक जनरल मैं जो अगर बताऊं अप्रोच वो यही रही कि नॉर्मली सेक्शन 9 में जो डिफेंसेस दिए हैं उस पर मेंस का कंटेंट लिखना, देयर वर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वर नॉट एबल टू डू दिस। अगर कीर्ति आपने किया है देन इट्स रियली गुड कि आपने इसको प्रॉपरली मैनेज कर पाया। राइट, तो ये जो चीज़ है आपका सेक्शन 9 से आपने कवर किया, एंड देन अब जब आपने डिफेंस दे दिया तब आप आओगे प्लेंटिफ के राइट्स पर, और प्लेंटिफ को राइट्स मिल रहे हैं फ्रॉम सेक्शन 10 to 25। सेक्शन 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेनली सेक्शन 10 आपको बताता है कि व्हाट काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन से वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें कोर्ट आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे सकता था। प्लीज रिमेंबर, लर्न माय वर्ड्स, दे सकता था यानी डिस्क्रिशन, और अब ये डिस्क्रिशन खत्म हो गई। यानी पहले यहाँ पर मे वर्ड हुआ करता था, अब यहाँ पर शैल वर्ड हो गया विद द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि अब 2018 की अमेंडमेंट के बाद से इस चैप्टर में बहुत बड़ा चेंज आया है। यानी अगर मैं बोलूँ सबसे बड़ा चेंज जो है वो इसी पे आया है कि सेक्शन 10 में अब द कोर्ट शैल ग्रांट यू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट whenever you bring a suit except there are 3 exceptions। ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पर शैल वर्ड हो जाने से सेक्शन 10 में अब इन्होंने बोल दिया सिर्फ 3 सर्कमस्टांसेस को छोड़कर बाकी हर मामले में इन एवरी टर्म यू विल हैव टू से कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट देगा। अब कौन से वो एक्सेप्शंस हैं, देन उन्होंने कहा 11 क्लॉज 2, सेक्शन 14, सेक्शन 16। यहाँ पर भी आप देखोगे कि 2018 के अमेंडमेंट के बाद से यहाँ पर भी चेंजेस आए हैं, है ना, तो इसको भी देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताना चाह रही थी जो मैं भूल गई बताना, मैं थोड़ा सा एक बार फिर से रेफर कर देती हूँ कि 2018 के अमेंडमेंट्स, मैं अपने टॉपिक पे आऊँगी, डोंट वरी, हम पार्ट 2 पे चैप्टर 2 पे जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले छोटी सी चीज़, 2018 से जो हमने चेंजेस किए उसमें हमने कुछ चीज़ें इंसर्ट की हैं, कुछ चीज़ें हमने अमेंड की हैं, यानी कुछ सेक्शन में हमने अमेंडमेंट किया है और कुछ सेक्शंस कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट किए हैं। आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज 3, राइट, अमंग दीज 3। इंसर्ट का मतलब जब आप कोई नया सेक्शन ऐड करते हो, दैट इज कॉल्ड इंसर्शन। अमेंडमेंट का मतलब जब एग्जिस्टिंग दिए गए सेक्शन में आप कुछ चेंजेस करते हो, मॉडिफिकेशन करते हो, दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सेक्शन, तो नंबर ऑफ द सेक्शन तो वही होता है लेकिन उसके अंदर का पूरा कंटेंट आपने चेंज करके रिप्लेस कर दिया होता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कीर्ति, मोहिनी, ऋषिका, भूमिका, अनमोल, एवरीवन। तो यहाँ पर 2018 के अमेंडमेंट से तीनों चीज़ें आई हैं, तो यहाँ पर भी एक प्रीलिम का क्वेश्चन बनता है। दूसरी बात, एक प्रीलिम का क्वेश्चन इन्फोर्समेंट से भी बनता है, इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, राइट, तो ये तो आप कर लेना। नाउ यहाँ पर आप वो सेक्शन लिखोगे जो सेक्शन इंसर्ट किए गए हैं, जो सब्स्टिट्यूट किए गए हैं और जो अमेंड किए गए हैं। अब इंसर्शन पे आ जाओ। इंसर्शन के लिए सेक्शंस जो हैं वो आपके कहाँ से शुरू होते हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं, क्या आप बता सकते हैं? थोड़ा आप बताओ कौन कौन से वो सेक्शन है एसआरए में जो आपने इंसर्ट किए, इंसर्ट मतलब जोड़े हैं, और फिर कौन से आपने अमेंड किए हैं, एंड देन कौन से आपने सब्स्टिट्यूट किए हैं। चलो ओके, मोहिनी, सबसे पहले सेक्शन 14A आपने इंसर्ट कर दिया फर्स्ट, दैट इज 14A, करेक्ट। इसके बाद जो आप करते हो 20A करते हो, 20A,
20B, 20C, यही आपने इंसर्ट किया है, इज इट? और इसके साथ ही साथ एक चीज़ और है जो यहाँ पर प्रीलिम में पूछा जा सकता है, आपने एक चीज़ और जोड़ी है, यहाँ पर ना एक स्केड्यूल जोड़ी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन प्रीलिम में MP में पूछा जा चुका है, ठीक है? आपने क्या इंसर्ट किया है, एक स्केड्यूल भी जोड़ी है। स्केड्यूल क्यों जोड़ी है इन्होंने, अभी आप आगे पढ़ोगे कि जब कभी भी इंजंक्शन इशू करता है कोर्ट, तो अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इंजंक्शन इशू करने से उसमें डिले हो सकता है प्रोग्रेस में, तो कोर्ट वहाँ इंजंक्शन इशू नहीं करता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, क्योंकि यही पर्पस ही यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं इन पर कोई आँच ना आए, किसी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो, सिविल डिस्प्यूट की वजह से वो कंटिन्यू चलते रहें। इसके लिए उन्होंने शेड्यूल जोड़ दी कि कौन कौन सी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इस शेड्यूल में चेंजेस करना, अमेंडमेंट करना, इन सब की पावर किसके पास है, यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो ये छोटी सी चीज़ आपको देखनी है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। इंसर्ट करने वाले सेक्शंस कितने हो गए, सारे लोग बताओ मुझे जल्दी से। 14A करेक्ट, 20A, 20B, 20C। अब जल्दी से आ जाओ, हमने कौन कौन से सेक्शन अमेंड किए हैं। तो जब आप अमेंड करते हो ना, तो अमेंड करने में एक तो आपने सेक्शन 6 में एक अमेंडमेंट किया है। सेक्शन 6 अभी हमने कहाँ पढ़ाया था आपको, सेक्शन 6 मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ पोजेशन, जो अपनी प्रॉपर्टी को आप वापस चाहते हो, वहाँ पर एक चेंज किया उन्होंने। पहले ये था कि सूट कौन कौन फाइल कर सकता है, उसी में एक और पर्सन को दे दिया सूट फाइल करने का राइट, इसलिए वहाँ पर हमने अमेंडमेंट कर दिया। इसके अलावा सेक्शन 11 में भी हमने अमेंडमेंट कर दिया। मैम 14HA नहीं है इंसर्ट, हाँ HA क्लॉज जोड़ा ना आपने, तो उसको आप हम यहाँ पर ना अमेंड की कैटेगरी में ले लेंगे। दैट इज़ फॉर व्हाट, कि हम इसको अमेंड की कैटेगरी में ले लेंगे, वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। बाकी इंसर्ट वर्ड आप इंसर्ट, मैंने बोला ना इंसर्ट पर्टिकुलर आप सेक्शंस को करते हो, है ना, बाकी इसको यहाँ पर लाना इसको सही नहीं है। यू हैव टेकन ओनली जस्ट अ पॉइंट ऑन दैट। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, सेक्शन 11 में भी हमने अमेंडमेंट कर दिया। सेक्शन 11 में हमने क्या अमेंडमेंट कर दिया है, सेक्शन 11 में पहले मे था अब शैल हो गया है ना, तो वो भी हम देखेंगे 11 में। इसके बाद ना नेक्स्ट अमेंडमेंट दैट इज कि आपने 15, 16, 19 ऐसे दौड़ते जाओ, 15 जोड़ोगे, देन 16 जोड़ोगे, देन 19 जोड़ोगे, ये 15, 16, 19, और फिर उसके बाद से फटाफट से आ जाओ 21, 25, तो यहाँ पर फिर 21 एंड देन 25, तो ये आपके सेक्शंस हैं। और यहाँ इसके बाद फिर 41, जो कृति आप बोल रहे हो ना, फिर 41, तो ये सारे हो गए आपके अमेंडमेंट सेक्शन 6 में, 11 में, 15 में, 16 में, 19 में, 21 में, 25 में, 41 में, ठीक है ये चीज़। अब आ जाओ आप सब्स्टिट्यूशन पर। सब्स्टिट्यूट का मतलब मैंने क्या बताया आपको, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जब आप पुराने, यानी एक सेक्शन का नंबर तो यहाँ पर लिखा है, लेकिन इस सेक्शन के नंबर का अंदर का कंटेंट आपने बदल दिया। सबसे पहली बात सेक्शन 10 वहीं का वहीं, बट आपने क्या कर दिया, उसमें उसका मटेरियल निकाल लिया बाहर। एंड देन सेकेंड दैट इज सेक्शन 14 एंड थर्ड दैट इज 20। ये 3 सेक्शंस माइंड में रट लो। ओके, गॉट माय पॉइंट। तो 2018 के अमेंडमेंट से इंसर्ट, अमेंड, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। इंसर्ट क्या कर रहे हो, क्विकली सभी लोग याद करो मेरे साथ। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आती, आप दिख भी नहीं रहे मुझे ऑनलाइन, लेकिन फिर भी मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप मेरे साथ बोल रहे हो, राइट। इंसर्ट 14A, 20A, 20B, 20C। अमेंड 6, 11, 15, 16, 19, 21, 25, 41। जो सब्स्टिट्यूट करोगे जस्ट 3 सेक्शंस, दैट इज 10, 14 एंड 20। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। चलो फिर से वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हम बात कर रहे थे, हमने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा और सेक्शन 10 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अभी पहले पढ़ गया है ना, सब्स्टिट्यूट करके मे की जगह शेल लगा दिया और साथ ही साथ 3 एक्सेप्शंस बता दिए। बोल दिया
ये 3 एक्सेप्शंस हैं जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। रेमेडी मांगते रह जाओगे, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये 3 सेक्शंस पे प्रीलिम में क्वेश्चन बनता है। अब क्विकली हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, हमने 2 रेमेडी पढ़ ली, तीसरी रेमेडी पे आ जाओ। द थर्ड रेमेडी इज गिवन इन 3rd चैप्टर। थर्ड रेमेडी कौन सी है? दैट इज रेक्टिफिकेशन। करेक्ट, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है करेक्शन या मॉडिफिकेशन। करेक्शन, मॉडिफिकेशन, राइट। अब करेक्शन और मॉडिफिकेशन जब आप करते हो, ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन है, ऑलवेज रिमेंबर, सिर्फ 26, सिर्फ एक सेक्शन 26, राइट। एक ही सेक्शन में पूरी एक रेमेडी एक सेक्शन, रेक्टिफिकेशन। नाउ अनदर रेमेडी दैट इज आपका चैप्टर 4 ना, हाँ, ये आपका रेसिशन। रेसिशन मतलब होता है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इस काबिल नहीं है कि ये आप इसको एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट कह पाओ। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? वाइडेबल है या टर्मिनेबल है, यानी इसके ग्राउंड्स जो हैं वो इसको कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल बना रहे हैं, या फिर हमने दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था और कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन सिर्फ 1 साल का था, 1 साल खत्म हो गया, टर्मिनेट हो जाना चाहिए था। तो जब टर्मिनेट हो गया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिस्टेंस में क्या रखना? इंड कर दो कॉन्ट्रैक्ट का, है ना। तो इंड द कॉन्ट्रैक्ट, टू इंड द कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल टर्मिनेबल के ग्राउंड पर आप करते हो, और इसके लिए आपके पास 27 to 30, these are very important sections, 27 to 30। 27 में आपको बताया गया है कब रेसेशन ग्रांट होगा, व्हेन ग्रांटेड, 27 राइट, 27 और क्लॉज 1, और 27 क्लॉज 2 में व्हेन रिफ्यूज्ड। मोटा मोटा रफ आइडिया मैं आपको बता रही हूँ, अंदर डिटेल देखेंगे। कोर्ट कब आपको रेसेशन की रेमेडी देगा, कब रेसेशन मिल रहा है? 27 क्लॉज 1 में। कब कोर्ट नहीं देगा? 27 क्लॉज 2 में। अगर मान लो प्लेंटिफ ने खुद ही अपनी तरफ से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में वहाँ कर रखा था, रेक्टिफाई कर रखा था, और भी कई सारे ग्राउंड्स, उन ग्राउंड्स पर कोर्ट कहेगा आप घर जाओ, आपको इस कॉन्ट्रैक्ट का रेसेशन हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें एक और सेक्शन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 28। इसको हम रीड करते हैं सेक्शन 74 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। इज इट? नहीं, सॉरी, ये यहाँ पर कहाँ यूज़ करिए मैंने। इसको जो आप पढ़ते हो वो पढ़ते हैं कहाँ? इसको पढ़ते हैं डिक्री के साथ, डिक्री CPC में 22। यहाँ पर अगर मान लो एक चीज़ आप देखो कि अगर कोर्ट ने यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी दे दी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी के लिए आप क्या पढ़ोगे? सेक्शन, या ये CPC का है, और यहाँ पर सेक्शन 10 ऑफ SRA। सेक्शन 10 ऑफ SRA में क्या दे रहे हो आप? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी दे रहे हो ना। सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, A और B के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, वही वाला सिमिलर। A कह रहा है X प्रॉपर्टी B को दूंगा, और B कह रहा है कि मैं 1 लाख रुपीज़ A को दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था? B ने रिफ्यूज़ कर दिया था, इसीलिए तो आप कहाँ गए थे? कोर्ट में गए थे। A ने कहा कि सर B को कंपेल करो कि यहाँ पर ये चीज़ मुझे दे। तो मान लो इस सिचुएशन में आप ऐसे सोच लो कि सपोज करो अगर कोर्ट एक डिक्री दे, ठीक है, कोर्ट अपनी डिक्री में कहे कि स्पेसिफिक रेमेडी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांटेड। क्या बोला कोर्ट ने डिक्री में? कि इन सारी हालात को देखते हुए हम प्लेंटिव के फेवर में स्पेसिफिक ग्रांट कर रहे हैं। डिक्री पास कर दी। अब डिक्री के पास होने से लेकर डिक्री के एग्जीक्यूशन के बीच एक टाइम गैप होगा ना। इज इट करेक्ट? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? डिक्री पास हो रही है 10 जनवरी 2023 को, और डिक्री एग्जीक्यूट होने में ये 3 मंथ्स ले रही है। एग्जीक्यूट मतलब इसका फ्रूट लेने में, इसका बेनिफिट लेने में। इस ड्यूरेशन में अगर ये पता चलता है कि प्लेंटिफ खुद की अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर रहा,
अपनी तरफ से जो काम है वो खुद ही नहीं कर रहा, प्रॉपर्टी वो कह रहा है ठीक है डिक्री पास हो गई, अब मैं उससे कह रहा हूँ ठीक है आप प्रॉपर्टी देने का अपना अरेंजमेंट करो, हमें दिखाओ कौन सी प्रॉपर्टी है, मैं पैसे का अरेंजमेंट करके कोर्ट में दे रहा हूँ। प्लेंटिफ अपनी खुद की ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर रहा है, और जबकि प्लेंटिफ के फेवर में डिक्री आ चुकी है, तो डिक्री पास होने से डिक्री एग्जीक्यूशन के बीच में जो टाइम होगा उस बीच में कोर्ट के पास कंट्रोलिंग कैपेसिटी होती है। अगर कोर्ट को लगता है कि हमने इसको पैसिव परफॉर्मेंस की रेमेडी दी, अब प्लेंटिव खुद ही गलती कर रहा है, तो अंडर सेक्शन 28 वो उसी कॉन्ट्रैक्ट को, जिस कॉन्ट्रैक्ट को पैसिव परफॉर्मेंस बोला था, कह देगा कि चलो घर जाओ, अब हम ऑर्डर कर रहे हैं रेसिस टू इंड द कॉन्ट्रैक्ट। अब तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना जिसके दम पे तुम इस पैसिव परफॉर्मेंस लेके घूम रहे थे, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को इंड कर दूंगा। इंड हमेशा जब ही होगा जब ये जो जजमेंट डेटर है, जिसको आप डिफेंडेंट पहले बोल रहे थे, ये कोर्ट में एप्लीकेशन लेके आएगा। कोर्ट में एप्लीकेशन लेके आएगा कि सर देखिए आपने इस पैसिव परफॉर्मेंस कर दिया था, इस पैसिव परफॉर्मेंस के बाद अब ना आप कॉन्ट्रैक्ट को रेसिस कर दो क्योंकि इसकी खुद की गलती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी का उल्टा होता है रेसिशन, है ना। यही बात है कि अगर आप पैसिव परफॉर्मेंस की रेमेडी मांगोगे तो उसका जस्ट अपोजिट होता है टू इंड द कॉन्ट्रैक्ट। पैसिव परफॉर्मेंस आप जब मांगते हो जब देयर इज अ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, रेसिशन आप जब मांगते हो जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सो दीज टू रेमेडीज आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। जबकि रेक्टिफिकेशन में आप सिंपली करेक्शन करवाते हो किसी डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग का। आप में से किसी को कोई डाउट यहाँ तक क्विकली पूछ लो। वी आर रनिंग विद टाइम, बस हमारे पास 2 मिनट है, उसमें मैं कुछ आपका कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। 29, 30 आप पढ़ोगे, 30 में कॉम्पनसेशन मिलेगा। देन अनदर रेमेडी इज गिवन चैप्टर नंबर 5। कौन सी रेमेडी दोगे? कैंसिलेशन। ओके, इज इट? कैंसिलेशन दे दो, ठीक है। नाउ कैंसिलेशन, अब देखो आप कह रहे हो कि हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमारे बीच एक इंस्ट्रूमेंट लिखा गया, बट दोनों हम जानते हैं कि ये वाइड ग्राउंड से माइनर के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमें पता है कभी भी हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिफेंडेंट तो माइनर है। तो आप कोर्ट में जाओ और कोर्ट में कहो कि सर देखिए हमें पता है हमें कोई रेमेडी नहीं मिल रही, लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग जो डॉक्यूमेंट एग्जिस्टेंस में है आप बस उसको कैंसिल कर दो, इतना कर दो, महान दया होगी आपकी। दैट इज 31 to 33, राइट कृति, मोहिनी एंड ऑल ऑफ यू, भूमिका। कैंसिलेशन की रेमेडी 31 to 33 मिलेगी आपको। यहाँ पर रजिस्ट्रार वाली जो इंफॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। दैट इज 31 clause 2। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैवंट गॉन थ्रू द वेयर एक्ट, बस मैं चाह रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, बस मैं मोटा मोटा रफ आइडिया आपको सारे का दे दूँ। एक क्लास और होगी तब हम उसको पूरा प्रॉपर हर एक चीज़ को पकड़ लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे आपके लिए। कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। दैट इज़ वॉट आई एम कॉन्फिडेंट हेयर, ठीक है। बस 2 मिनट और दे दो मुझे। रजिस्ट्रार कैंसिलेशन, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को कैंसिल करा रहे हो तो कैंसिल कराने के बाद उसी डॉक्यूमेंट को, सपोज करो जिस डॉक्यूमेंट को कह रहे हो कि सर कैंसिल कर दो, वो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार ऑफिस में ऑलरेडी रजिस्टर हो गया, तो फिर कोर्ट की जिम्मेदारी बन जाएगी। क्या बनेगी? कोर्ट 2 काम करेगा। एक, उस इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करेगा, 1। सेकंड, जिस रजिस्ट्रार ऑफिसर के पास ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो चुकी वहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन भी देगा कि भाई कैंसिल कर दिया हमने, ख़त्म करो उसको, वहाँ लिख दो। ऐसा ना हो कि कोई थर्ड पार्टी जाए और देखिए रजिस्ट्रार ऑफिसर के पास ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो वो बेचारा खरीद ले, उसकी क्या गलती। और आपको पता है कि अगर आपने टीपीए पढ़ा होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या लिखा है, सेक्शन 3 कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो इसका मतलब यह है कि आप उसके फैक्ट्स को मान रहे हो, है ना। तो यहाँ पर आप कोर्ट की ड्यूटी बन जाती है ना। वेरी गुड। चलो इसके बाद नेक्स्ट रेमेडी पे आ जाओ। दैट इज डिक्री, डिक्लेरेटरी डिक्री, है ना। डिक्लेरेटरी डिक्री ये अपने आप में एक्चुअली आपको कोई भी राइट नहीं दे रही, बस जो आपके पास है उसी को कंफर्म कर रहे हैं, राइट। डिक्लेरेटरी डिक्री दैट इज फ्रॉम 30, अच्छा ये पूरा मैं कर दूं, 33 तक है ये, 34 to 35, ठीक है। थोड़ा सा और साफ लिख दूं वरना आप भी गलत लिख दो। 34, 35
यहाँ पर आप जजमेंट पढ़ोगे बहुत सारे, लेकिन एक जजमेंट है दैट इज एनडी तिवारी वर्सेस रोहित शेखर, है ना, या पढ़ेंगे डिटेल में, खैर अभी यहाँ नहीं बताएंगे। डिक्लेरेटरी डिक्री जो है ये आपके एग्जिस्टिंग राइट्स को कंफर्म करती है बाय कोर्ट ऑफ लॉ। डिक्लेरेटरी डिक्री सिर्फ पार्टीज पर, उनसे इंटरेस्टेड लोगों पर और उनके साथ अगर ट्रस्टीज हैं तो उन पर अप्लाई होती है। लेकिन ये बात मिलेगी कहाँ से? सेक्शन 35 से। यस मैम, उत्तराखंड का ये क्या बोल रहे हो बेटा, मुझे पूरा बात समझ में नहीं आ रही। उत्तराखंड का एग्ज़ाम है, कब है उत्तराखंड का एग्ज़ाम? सेक्शन ये आपका रेमेडी हो गई, दैट इज 6 नंबर पे। नाउ जस्ट कम टू 7th रेमेडी, कम टू 8th रेमेडी, सॉरी कम टू 7th रेमेडी। तो 7th रेमेडी है ये आपको 2 चैप्टर में दी गई है, 7 और 8th में, है ना। तो ये आपकी टोटल रेमेडीज हो गई। अब आ जाओ इस पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये जो आपकी 7th रेमेडी है, ये 7th वाली, ये आपका पार्ट 3 है, क्योंकि मैंने आपको बताया था नेगेटिव। और दूसरी चीज़ है पार्ट 7 और पार्ट 8, 2 चीज़ों में है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव रिलीफ। प्रिवेंटिव रिलीफ आपका पार्ट 3 में है, ये नेगेटिव काइंड के रिलीफ है। प्रिवेंटिव रिलीफ हमें इंजंक्शन के थ्रू मिलते हैं। हेल्सबरी ने डिफाइन किया है, इंजंक्शन के थ्रू मिलते हैं। इस बात की कंफर्मेशन आपको सेक्शन 36 से मिलती है। यस, एनडी तिवारी वर्सेस रोहित शेखर, करेक्ट बात, उत्तराखंड में आया हुआ है ना, प्रिवेंटिव रिलीफ इंजंक्शन। अब एक नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, इंजंक्शन के कैटेगरीज, इसको भी पढ़ेंगे। इंजंक्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया सेक्शन 36 ये बता रहा है आपको कि जब कभी भी आप मांगोगे प्रिवेंटिव रिलीफ तो कोर्ट आपको रिलीफ देगा इस फॉर्म में, इंजंक्शन की फॉर्म में, राइट। जो इंजंक्शन आपके होते हैं, सेक्शन 37 आपको बताता है कि इंजंक्शन 2 तरीके के होते हैं, लेकिन हम यहाँ अलग तरह से कैटेगरी बनाएंगे। ऑन द basis of duration, right, and second on the basis of nature। 2 तरीके के इंजंक्शन होते हैं। बस मैं आपका 5 मिनट लूंगी ना, ले लूं? इज इट? कोई और क्लास तो नहीं है? क्योंकि अभी मेरे पास 5 मिनट्स का टाइम है ऑलरेडी। कंप्लीट करा दूं? भूमिका, कृति, मोहिनी और ऋषिका, इंजंक्शन का पार्ट करा दूं? ओके, ठीक है। तो आपका इंजंक्शन आ रहा है दैट इज फ्रॉम पार्ट 3, करेक्ट। कैसे? प्रिवेंटिव रिलीफ कैसे मिल रहा है? इंजंक्शन की फॉर्म में। तो इसको एक फटाफट से ना एक नए शीट्स में हम पढ़ लेंगे, दैट इज प्रिवेंटिव रिलीफ। आप इसको ना क्लिक कर लीजिएगा, इसी तरीके से आपको याद रहे। प्रिवेंटिव रिलीफ आपको किस सोर्स में मिल रहे हैं? थ्रू इंजंक्शन। और इंजंक्शन क्या होता है, किसने डिफाइन किया? दैट इज हेल्सबरी ने। और क्या डिफाइन किया? इट इज जुडिशियल रिस्ट्रेंट, जुडिशियल प्रिवेंशन होता है, बाकी सब चीज़। यहाँ पर जो मेन सेक्शन है SRA का वो है सेक्शन 36, जो क्या बता रहा है कि इंजंक्शन कैसे मिले, प्रिवेंटिव रिलीफ कैसे मिलेगा? थ्रू इंजंक्शन। नाउ सेक्शन 37 आपको कैटेगराइज कर रहा है कि क्लासिफिकेशन, लेकिन हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन 2 तरीके से कर रहे हैं, जैसे मैंने बता दिया अभी आपको, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, राइट। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अब जल्दी से आ जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड ड्यूरेशन पे फटाफट करेंगे क्लासीफाई। ड्यूरेशन के हिसाब से करो जरा। ड्यूरेशन के हिसाब से होगा एक टेम्परेरी, राइट, और दूसरा दैट इज परमानेंट, है ना। अब जरा इसके सेक्शंस लिख लो। अगर मैं कह रही हूँ टेम्परेरी का सोर्स कहाँ पर मिल रहा है आपको? सेक्शन 37 क्लॉज 1 SRA का, है ना, सही बात है। दूसरी बात, इसी के साथ आप CPC को जोड़ लो। यहाँ से CPC कहाँ से मिल रहा है? सेक्शन 94 क्लॉज C, ऑर्डर 39, रूल 1, रूल 2, ठीक है। ये बात वेरी गुड भूमिका। सेक्शन ऑर्डर 39। परमानेंट इंजंक्शन आपको कहाँ मिलेगा? 37
क्लॉज 2 एंड स्पेशली सेक्शन 38। साथ ही साथ इसके साथ हम एक और सेक्शन पढ़ते हैं 41, 42। क्यों? क्योंकि अगर आपको 38 में इंजंक्शन मिलेगा तो फिर 41 में आपको डिनाई होगा, राइट? यही बात है। 42 में आपका एक ऐसा इंजंक्शन जो कि मैं डिस्कस करूंगी, पार्टली आपका पॉजिटिव है और पॉजिटिव आपका नेगेटिव है, इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, ये देखेंगे यहाँ पर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर पे आ जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में एक तो होता है आपका प्रोहिबिटरी और दूसरा बताओ मुझे, दैट इज मैंडेटरी। एक में आप नेचर कैसे, एक में आप हाँ करोगे, दूसरे में आप ना करोगे, यानी प्रोहिबिटरी में आप मना करोगे, जिसे आप प्रिवेंटिव भी बोल सकते हो, जिसमें आप और क्या बोल सकते हो, प्रिवेंटिव, प्रोहिबिटरी और एक और भी है ना, अच्छा परमानेंट को और कुछ भी तो बोल सकते हैं ना, परपिचुअल, एक नाम मैं भूल गई थी। ये सब नाम याद रखना, कंफ्यूजन एमपी में बड़ा होता है। परपिचुअल, परमानेंट, प्रोहिबिटरी और दूसरा प्रिवेंटिव हो गया, और मैंडेटरी जो होता है इसे आप पॉजिटिव भी बोल सकते हो। यही एक एक्सेप्शन है जो इंजंक्शन का पॉजिटिव होता है। जरा इसके सेक्शंस देख लो प्रोहिबिटरी के, दैट इज कौन सा है 38 और मैंडेटरी का 39। ओवरऑल ये आपका है टोटल इंजंक्शन जो हम नेक्स्ट टाइम इन डिटेल पढ़ेंगे। आई होप यू गॉट समथिंग, रिवाइज करिएगा, इतना बिल्कुल रट लेना आज, बिल्कुल मोटा मोटा रफ आइडिया, एसआरए में कितने सेक्शंस, कितने चैप्टर्स, कितनी रेमेडीज, कहाँ पर क्या दिया है। अगर इतना मोटा मोटा रफ आइडिया भी कर लोगे तो कल बस हम कॉन्सेप्ट में कूद पड़ेंगे, ठीक है? कूद पड़ेंगे मतलब चले जाएंगे, कोई एक चीज़ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, एक चीज़ है सेक्शन 4 जो मैंने अभी आपको नहीं बता पाया, वो भी मैं बता दूंगी, ठीक? आई होप यू अंडरस्टूड। तो सम वे अदर फास्ट हुआ है, उसको लेके मैं कन्फेस कर रही हूँ, बहुत स्पीड मैंने पकड़ी। यस, ये ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम, ठीक है? तो आप इसको कर लो, और मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ विद गुड फेथ, आई एम हैविंग अ ट्रस्ट ऑन यू कि आप सब इतना चीज़ तो एकदम कल रट ही लोगे। कल जब आप लोग हमारे साथ क्लास करोगे तो यहाँ एक छोटा सा डाउट नहीं होगा, इतनी चीज़ आपकी रटी होगी। हम कल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, अंदर के हर सेक्शन का देखेंगे किसमें क्या है। एनीवेज, थैंक्स फॉर दैट। ओके।